अस्सलाम एवरीवन। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूट्रस का, दैट इज एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस वजह से है बिकॉज इसका एसईक्यू ना काफ़ी दफ़ा आया हुआ, रिपीट हुआ है। एक ही टिपिकल सिनेरियो से आता है, मैं पढ़ा लूँ तो आई टेल यू कि सिनेरियो क्या आता है। और जाहिर बात है कि जो चीज़ एसईक्यूज़ में आती है वो एमसीक्यूज़ में भी आया करती है। तो यूट्रस में से हमारे पास एंडोमेट्रियोसिस एक वो टॉपिक है जो एसईक्यूज़ में आया करता है। ठीक है जी, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, अभी कर लेते हैं इसको। एंडोमेट्रियोसिस होता क्या है, सिंपल सी बात आपको बताया। हमारे पास जो यूट्रस है, मैंने भी आपको बताया था कि उसकी एक एंडोमेट्रियल लाइनिंग है जिसमें हमारे पास सिंपल कलमनर सेल्स हैं और नीचे लेमिना प्रोप्रिया है। ठीक है, यानी कि दो चीजें हमारी एंडोमेट्रियम में यूट्रस की, एक हमारा एपिथेलियम है और दूसरी चीज लेमिना प्रोप्रिया है। ये ठीक है, साइड से टेढ़ा करके बनाया है मैंने, सॉरी। अच्छा, तो अगर हमारे पास ये जो एंडोमेट्रियम है ये आपके नॉर्मल एंडोमेट्रियम की जगह होने के बजाय किसी और जगह पर एग्जिस्ट कर रहा हो तो दैट इज कॉल्ड एज एंडोमेट्रियोसिस। ठीक है जी, कि हमारा एक भी मैंने आपको एक और कंडीशन बताई ना, एडिनोमायोसिस। एडिनोमायोसिस में मैंने आपसे कहा था कि एंडोमेट्रियल टिश्यू एग्जिस्ट करेगा इन योर मायोमेट्रियम। अब क्या होगा कि एंडोमेट्रियल टिश्यू एग्जिस्ट करेगा, ये एंडोमेट्रियल का जो स्ट्रोमा और ग्लैंड्स है वो एग्जिस्ट करेंगे इन एनी अदर एरिया, जो कहीं भी हो सकता है। सपोज ये कि वो आपकी ओवरीज में प्रेजेंट है, कोई पोर्शन, कोई टिश्यूज, ऐसा पोर्शन है हमारे पास जो आपकी ओवरीज में प्रेजेंट है, या फिर आपके आउटसाइड योर पेल्विस रेक्टम में प्रेजेंट है। ठीक है, तो वो एंडोमेट्रियम टिश्यू कहीं ऊपर एग्जिस्ट करता है, टिपिकली यही एंडोमेट्रियल टिश्यू, तो दैट इज कॉल्ड एज एंडोमेट्रियोसिस। ठीक है, मैं एक बात आपको पिछले वीडियो में बताना भूल गई थी कि एंडोमेट्रियम में ऑफ कोर्स सी बात है कि एपिथेलियम और लेमिना प्रोप्रिया के अलावा ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। वो ग्लैंड्स होते हैं जो सारी की सारी सिक्रीशंस वगैरह सिक्रीट करते हैं, तो ट्यूबुलर ग्लैंड्स भी आपके एंडोमेट्रियम में प्रेजेंट होते हैं। ये पिछले वीडियो में से गलती से स्किप हो गई थी, आई एम सॉरी फॉर दैट। ठीक है, अच्छा जी, सो हमारे पास एंडोमेट्रियोसिस हो गया। अब दूसरी आपने इसमें इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि एंडोमेट्रियोसिस की जो कंडीशन है ना, ये ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव एजेस कम होती है, लेकिन वो वुमेन जो इनफर्टाइल होती है, सपोज ड्यू टू एनी अदर रीजन, जो भी उनमें इनफर्टिलिटी की वजह है, लेकिन वो आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस द किड्स, जो इनफर्टाइल है उनमें एंडोमेट्रियोसिस के चांसेस ज्यादा होते हैं। 50% ऑफ द जो केसेस है वो इनफर्टिलिटी के आते हैं, तो आपके पास सिनेरियो में भी ना उनने इनफर्टाइल लिखा हुआ होता है, इसीलिए तो आपने ये बात याद रखनी है। अब उसमें हमारे पास ये जो एंडोमेट्रियल टिश्यू है ये कहाँ कहाँ एग्जिस्ट कर सकते हैं, कहीं भी। मैंने आपसे कहा ओवरीज में हो सकता है। ठीक है, ओवरीज के अलावा आपको अगर साइड से देखते हैं, जब आप पूरी जो हमारे पास पेल्विक एरिया है, तो उसमें आपको सबसे आगे नजर आता है ये यूरिनरी ब्लैडर, उसके पीछे आपको ऐसे करके ये यूट्रस नजर आता है, फिर नीचे यूट्रस की एक्सटेंशन में वजाइना, और उसके पीछे होता है ये रेक्टम, ऐसे करके कि आपको साइड व्यू नजर आता है ना। तो जो रेक्टम और वजाइना के दरमियान में रेक्टो वजाइनल पाउच होता है, और रेक्टम और यूट्रस के दरमियान में एक जगह होती है, इसको हम कहते हैं रेक्टो यूट्राइन पाउच या पाउच ऑफ डगलस भी कहते हैं। ये आपने बात एनाटॉमी में पढ़ी होगी, बिटवीन यूट्रस एंड रेक्टम। तो ये मैं इसकी बात की डिटेल में तो नहीं जा रही कि ये डगलस पाउच क्या चीज होती है, सिंपल एनाटॉमी है कि बिटवीन द रेक्टम एंड द यूट्रस इज अ पाउच, दैट इज कॉल्ड पाउच ऑफ डगलस। बताने का मकसद ये था कि हमारा जो एक्स्ट्रा टिश्यू है एंडोमेट्रियम का, आउटसाइड द एंडोमेट्रियम ये पाउच ऑफ डगलस में भी एग्जिस्ट कर सकता है, रेक्टो यूट्राइन पाउच में भी एग्जिस्ट कर सकता है, ओवरीज में हो सकता है, आउटसाइड दैट एरिया भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, उसको हम एंडोमेट्रियोसिस ही कंसिडर करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास जो इसकी प्रपोज्ड थ्योरीज हैं, अब आपके पास जो क्वेश्चन आता होता है ना सिनेरियो का, उसमें उनने बाकी बातें तो जो बताई हुई होती हैं कि इनफर्टाइल फीमेल है, उसमें एक एक्स्ट्रा टिश्यू फाइंड मिला, और मैं अभी आपको बाकी बातें बताती हूँ क्या होता है। और उसका जो दूसरा पार्ट उन्होंने पूछा होता है, पहले में डायग्नोसिस और सब कुछ, दूसरे पार्ट में क्वेश्चन के वो कहते हैं कि व्हाट आर द प्रपोज्ड थ्योरीज फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एंडोमेट्रियोसिस। तो वो ये 4 थ्योरीज हैं, इंतहाई आसान है, इनको फिंगर टिप्स पे आप याद कर लें। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली देखा यही है कि दूसरा पार्ट हमेशा यही होता है, थ्योरीज पूछते हैं वो। तो ये 4 आसान सी थ्योरीज हैं कि थ्योरीज किस चीज़ की हैं, कि एंडोमेट्रियोसिस क्यों होता है, मतलब आपका एंडोमेट्रियम जैसे अपनी नॉर्मल जगह पर होना चाहिए, तो वो नॉर्मल जगह पर क्यों नहीं है और वो कहीं और क्यों जा रहा है। तो जो पहली थ्योरी है रीगर्जिटेशन थ्योरी, वो ये कहती है कि हमारे पास मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो जो है वो उसे नॉर्मली कहाँ से जाना चाहिए, ये हमारे पास ऐसे करके यूट्रस है। ठीक है, और सीधा जाते जाएं तो मतलब वजाइना है, ये फिलोपियन ट्यूब्स आ गई, और फिर यहाँ ओवरी। सपोज रफ सी डायग्राम, नॉर्मली ये एंडोमेट्रियम है, इसके अंदर की लाइनिंग है यूट्रस की, यहाँ से सारी ये लाइनिंग शेड होती जाती है, दैट इज योर मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो, और वो वजाइना से निकल जाता है। कहती है रीगर्जिटेशन थ्योरी ये कि हमारे पास ये जो मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो है इसकी होती है बैक फ्लो, मतलब इसे उसूलन यूट्रस से निकल के वजाइना की तरफ जाना चाहिए, यहाँ जाने के बजाय यूट्रस से बैक फ्लो होके फिलोपियन ट्यूब्स में आ जाता है। तो बैक फ्लो या रीगर्जिटेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्रॉम द यूट्रस इनटू द फिलोपियन ट्यूब्स, जब ये होती है तो वो मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो यहाँ पर रहता है। उस मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो की वजह से ना आपकी ये वाली जो आप फिलोपियन ट्यूब्स हैं
इनका जो एपिथीलियम है वो स्टिमुलेट होता है और वो वहाँ पर भी एंडोमेट्रियल लाइनिंग जैसे एपिथीलियम डेवलप होने लग जाता है आहिस्ता आहिस्ता, बाकायदा लेमिना प्रोप्रिया भी आ जाता है, ग्लैंड्स भी आ जाते हैं और ये जगह पूरी एक पैच ऑफ एंडोमेट्रियम यहाँ पर आ जाता है। तो ये रिगर्जिटेशन थ्योरी कहते हैं कि रिगर्जिटेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो है, ठीक होगी पहली बात। अब जो हमारी दूसरी थ्योरी है दैट इज बिनाइन मेटास्टेटिक थ्योरी, वो थ्योरी ये कहती है कि मेटास्टेसिस हो रही है। मेटास्टेसिस हम कैंसर में लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं और हम ये कहते हैं कि कोई भी चीज़ या फिर कैंसर को हम तब कहते हैं कि मेटास्टेसाइज कर रहा होता है। हम उस कार्सिनोमा को कहते हैं ना कि सपोज ये एक जगह थी, एक ट्यूमर था जो मेरे पास इस जगह पर बना और उसके सेल्स जब बाकी सारी एरियाज पे चले गए या फिर लिम्फ नोड्स में लोकल एरिया में पहुंच गए तो मैं कहती हूँ कि कैंसर मेरा मेटास्टेटिक हो गया या फैल गया। अब जो बिनाइन मेटास्टेटिक थ्योरी है वो ये कह रही है कि हमारा जो एंडोमेट्रियम है वो मेटास्टेसाइज हो रहा है, वो फैल रहा है, बट इट इज़ नॉट अ कैंसर, इट इज़ अ बिनाइन कंडीशन। आपको नाम से ही समझ आ जाएगा, ठीक है। तो आपको उस तरह भी रटने की भी ज़रूरत नहीं, आपको नाम खुद ही एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आपका एंडोमेट्रियम मेटास्टेसाइज करेगा। किस तरह मेटास्टेसाइज करेगा? जैसे कैंसर करता है। कैंसर कैसे करता है? कैंसर के सेल्स ब्लड और लिम्फेटिक्स के थ्रू जाते हैं, जो ब्लड वेसल्स होती हैं और लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं उनमें जाते हैं। तो हमारे पास जो यहाँ पे एंडोमेट्रियम के नॉर्मल एंडोमेट्रियम के सेल्स हैं वो भी ब्लड और लिम्फेटिक वेसल्स में एंटर होके उनके थ्रू डिफरेंट एरियाज में जाके डिपॉजिट हो रहे हैं और वहाँ पर एंडोमेट्रियम की डिपोजिशन स्टार्ट हो जाती है या बनने लग जाते हैं। तो दैट इज अ बिनाइन मेटास्टेटिक थ्योरी, ठीक है, वो ये कहती है। नेक्स्ट इज योर मेटाप्लास्टिक थ्योरी। अब मेटाप्लास्टिक थ्योरी का नाम भी कितना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसमें भी कोई बात रटने वाली याद रखने वाली है ही नहीं। हमने ये बात पहले पढ़ी थी, नियोप्लेसिया के चैप्टर में पढ़ी थी कि मेटाप्लेसिया क्या होता है। सिगरेट के स्मोकर्स की एग्जांपल हमने ली थी और हमने कहा था कि एक एपिथीलियम अपनी फॉर्म को किसी और दूसरी टाइप ऑफ एपिथीलियम में चेंज कर लेती है, दैट इज कॉल्ड एज मेटाप्लेसिया। हमने कहा था जो लोग स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं उनमें लंग्स की एपिथीलियम इस तरह से चेंज हो जाती है, नॉर्मल से अपनी जो उनकी नॉर्मल एपिथीलियम होती है उससे स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस में बन जाती है, ठीक है। तो यही बात मेटाप्लास्टिक थ्योरी ये कहती है कि हमारा जो पेरिटोनियम है यानी कि जो लाइन कर है सारे एरिया को, दैट इज कंपोज्ड ऑफ मीजोथीलियम, उसकी मीजोथीलियल लाइनिंग है। तो वो जो मीजोथीलियम है ना उसमें मेटाप्लेसिया हो जाता है और वो एंडोमेट्रियम के जैसा एपिथीलियम बन जाता है और फिर वहाँ पर ग्लैंड्स और बाकी सारी चीज़ें भी आ जाती है। तो मेटाप्लास्टिक थ्योरी के सपोर्ट्स सिंपली मेटाप्लेसिया, यानी एक एपिथीलियम का दूसरे एपिथीलियम में चेंज होना है। यानी कि अगर मैं कहूँ कि फेलोपियन ट्यूब्स में ये बन रहा है तो वो कहेगी कि फेलोपियन ट्यूब्स में कि जो एपिथीलियम है उसमें मेटाप्लेसिया हो गया जिसकी वजह से उसने अपने एपिथीलियम को एंडोमेट्रियम जैसे एपिथीलियम जैसा बना लिया, ठीक है। बस इतनी सी बात है। और आखिरी जो थ्योरी है दैट इज एक्स्ट्रा यूटेराइन स्टेम सेल थ्योरी। ये भी साफ साफ नाम से पता चल रहा है, स्टेम सेल्स से मुराद वो सेल्स होते हैं जो जिनसे कोई भी सेल बन सकता है, दुनिया का कोई भी सेल स्टेम सेल से ओरिजिनेट कर सकता है। तो हमारी जो बोन मैरो है उसमें स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं और वो ब्लड में सर्कुलेट कर रहे हैं। तो वो कहती है कि यूट्रस के बाहर जहाँ भी स्टेम सेल प्रेजेंट है हो सकता है किसी भी फैक्टर के अंडर इन्फ्लुएंस आके वो अपने आप को यूट्रस जैसा एंडोमेट्रियम बना लें। तो वो स्टेम सेल्स जहाँ भी होंगे और वो यूट्रस जैसा एंडोमेट्रियम बना लेंगे तो दैट विल फॉर्म द एंडोमेट्रियोसिस। तो वो ये कहती है एक्स्ट्रा यूट्राइन स्टेम सेल थ्योरी के सर्कुलेटिंग जो हमारे प्रोजेनिटर या स्टेम सेल्स हैं उनसे बनता है। तो ये थ्योरीज आपने बहुत अच्छे से रट लेनी है ताकि आपके 5 या 4 मार्क्स जितने का भी क्वेश्चन आते सिक्योर हो जाए। अब जो करेक्टरिस्टिक्स देखी गई है ना इस एंडोमेट्रियम की, जो कि किसी भी जगह पर यूट्रस के अलावा प्रेजेंट था, उसमें ये देखा गया कि ये नॉर्मल एंडोमेट्रियम जैसा नहीं था, कुछ एक्स्ट्रा बातें थी इसमें। और वो एक्स्ट्रा बातें ये थी कि पहली बात तो ये कि इसके सेल्स की शेप थोड़ी बहुत एबनॉर्मल थी, थोड़ी, नॉट वेरी मच। दूसरी बात ये कि इसके प्रोस्टाग्लैंडिन, स्पेशली जो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 है वो ये बहुत ज़्यादा सिक्रीट कर रहा था, नॉर्मल से बहुत ज़्यादा। अब होता है कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स में से एक आते हैं, तो जिस जगह पर वो सिक्रीट होंगे वहाँ रिजल्टेंटली इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, ठीक है। इन्फ्लेमेशन होती है तो वहाँ मैक्रोफेजेस भी होते हैं, तो उस एरिया में मैक्रोफेजेस, प्रोस्टाग्लैंडिन्स और इन्फ्लेमेशन ये सारी ज़्यादा थी। और दूसरी एक और बात ये देखी गई कि वो जगह जो हमारे पास एंडोमेट्रियम मतलब एंडोमेट्रियोसिस जब हुआ था वहाँ से एंजाइम एरोमाटेज भी बन रहा था, जिसकी वजह से ईस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा वो जगह रिलीज कर रही थी, ठीक है। क्योंकि एरोमाटेज एंजाइम आपको पता है ना आखिरी स्टेजेस ऑफ ईस्ट्रोजन के बनने में ज़रूरी होता है, तो जहाँ पर एरोमाटेज ज़्यादा होगा वहाँ पर ईस्ट्रोजन की फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाएगी, ठीक हो गया। तो हमारी ये करेक्टरिस्टिक्स थी इस एंडोमेट्रियोसिस वाले एंडोमेट्रियम की जो एबनॉर्मल थी, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, ज़ाहिर है बॉडी में एबनॉर्मेलिटीज़ आती हैं कि एक तरह का इन्फ्लेमेशन है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स का लेवल ज़्यादा हो रहा है और ईस्ट्रोजन भी ज़्यादा बन रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी ख़राब हो जाती है। तो इसीलिए जब हम ट्रीट करते हैं तो एंटी ईस्ट्रोजन थेरेपी, एंटी एरोमाटेज,
एंड एंटी इन्फ्लेमेटरीज हमें फ़ायदा देती हैं। सही हो गया? तो ये इसके एबनॉर्मल एपिथेलियम के कैरेक्टरिस्टिक्स थे। जब हम इसकी पिक्चर देखते हैं, मॉर्फोलॉजिकल पिक्चर, तो एक्चुअली इसकी जो बाकी कैरेक्टर्स है ना वो नॉर्मल एंडोमेट्रियम जैसी है। नॉर्मल एंडोमेट्रियम क्या होता है? हर महीने बाद उसने शेड होना होता है, उसमें से ब्लड निकलना होता है, जो मेंस्ट्रुअल होता है हमारा ब्लड। तो ये अगर फिलोपियन ट्यूब्स में सपोज प्रेजेंट है, तो यहाँ पर जब ये शेड आउट होगा तो क्या होगा? यहाँ पर सारे की कलेक्शन हो जाएगी, यहाँ से निकल तो नहीं सकता। तो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर कलेक्शन होते 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 फाइब्रोसिस स्टार्ट हो जाएगा। और फिर क्या होगा? फाइब्रोसिस बढ़ता जाएगा, यहाँ पर बढ़ता जाएगा, स्ट्रक्चर्स आपस में एडहेयर करने लग जाते हैं। तो एडहेरेशन ऑफ द पेल्विक स्ट्रक्चर्स एंड फाइब्रोसिस ओवर अ वाइड एरिया शुरू हो जाता है। और अगर जैसे हम कहें कि ओवरी के ऊपर बना हुआ है, तो ओवरी के ऊपर इतनी जल्दी एडहेजन नहीं होगी, तो ऐसे बड़ी होती जाएगी वो चीज़। जैसे जैसे ब्लड कलेक्ट होता जाएगा, क्लॉट होता जाएगा, वहीं जम रहा है, वहीं कलेक्ट हो रहा है, फाइब्रोसिस हो रहा है, तो चॉकलेट ब्राउन कलर की सिस्ट्स बनती जाएंगी इस तरह से। तो ये हमारे पास होता है सारा सिनेरियो, जो फिर मॉर्फोलॉजी में हमें इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं इसमें कि क्या क्या चीज़ें किस तरह से कलेक्ट हो रही हैं। ठीक है? अच्छा, क्लिनिकल फीचर्स जो पेशेंट के होते हैं वो मोस्टली यही होता है कि आपको लोअर एब्डोमिनल पेन है, मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मेलिटी है, स्कारिंग बहुत ज़्यादा हुई भी होती है, अक्सर बहुत जल्दी नहीं पता चलता, बल्कि इतना ज़्यादा जब सब कुछ इन्वॉल्व हो चुका होता है तो फिर आपको यूरिनेशन में और डेफिकेशन में भी प्रॉब्लम्स आती हैं। पेन ऑन डेफिकेशन, पेन इन यूरिनेशन के साथ भी पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर मैंने कहा ना, पेल्विस के सारे स्ट्रक्चर्स एडहेजन करने लग जाते हैं। तो इस तरह से पेशेंट प्रेजेंट करते हैं और फिर आप इसका डायग्नोसिस बना के न्यू स्टार्ट द ट्रीटमेंट। यहाँ तक ये ख़त्म हो जाता है सिनेरियो में ही। वो यही आपको देते हैं कि इनफर्टाइल फीमेल थी और उसकी पेल्विक पेन और डिस्यूरिया कोई ऐसी कंप्लेन के साथ ही देखा, तो वहाँ पर हमें फाइब्रोस्ड सा चॉकलेट ब्राउन से कलर का क्लॉटेड ब्लड का एरिया मिला। तो व्हाट इज़ योर डायग्नोसिस और फिर आप किस तरह मैनेज करेंगे, और थ्योरीज लिखते हैं। फिर तो थ्योरी तो वैसे ही वो पूछ रहे हैं तो कंफर्म हो जाता है कि यार ये है ही एंडोमेट्रियोसिस। सो यहाँ पर कहानी खत्म हो जाती है। अब बाकी हम आगे करते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। थैंक यू।